16 सितंबर 2025 की रात लगभग 10:30 बजे का वक्त हो रहा था। एक महिला अपनी 3 साल की बच्ची के साथ अजमेर की सड़कों पर घूम रही थी। जब वो इधर उधर जा रही थी तो कभी उसका हाथ, उसकी बेटी का हाथ उसके हाथ में होता, कभी उसको अपनी गोद में उठाती, कभी उसको अपनी पीठ पर बिठाती, कभी पुचकारती, कभी प्यार करती, कभी दुलार करती। और जब भी कोई खाने की कोई चीज उसे दिखाई देती तो वो अपनी बेटी से पूछती कि बेटा तुम्हें ये चाहिए, तो बेटी बड़े प्यार के साथ, दुलार के साथ हाँ कर देती, वो उसको वो दिला देती। इसी दरमियान में जब वो ये सब चल रहा था तो कभी रुक जाते, कभी चल देते। तो अब चलते चलते काफी देर हो चुकी थी। अब महिला अना सागर झील के किनारे पहुंचती है, क्योंकि दोनों थक चुके थे चलते चलते। अब वो सोचते हैं कि यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ से चल देंगे। अब जब दोनों वहां पर बैठ जाते हैं तो बेटी जो होती है 3 साल की, वो भी चलने में असमर्थ हो रही थी, परेशान हो रही थी, क्योंकि वो अब थक चुकी थी, वो अब आराम करना चाहती थी। तो माँ उसको अपने गोद में उठाती है, अपने गोद में बिठाती है, और अपनी गोद में बिठाने के बाद अब उसकी माँ उसको लोरियां सुनाने लगती है। कभी गीत गाती है, कभी लोरी सुनाती है। तो उस 3 साल की बच्ची का लोरी, जब उसकी माँ उसको लोरी और गीत सुना रही थी, तो उस लोरी को सुनने में पता नहीं कब उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। जब छोटी बच्ची सो जाती है तो उसकी माँ उसको वो महिला आवाज लगाती है कि आरू बेटा तुम सो गए क्या, आरू बेटा तुम सो गए क्या। वो कई बार आरू आरू करके आवाज लगाती है, लेकिन अब आरू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो अपनी माँ की आगोश में सोई हुई थी, अपनी माँ की गोद में सोई हुई थी। अब उसे ना कोई चिंता थी, ना कोई फिक्र थी। फिर महिला अपनी इधर उधर देखती है, और जब उसे इत्मीनान हो जाता है कि अब उसे कोई नहीं देख रहा है, तो वो अपनी 3 साल की बच्ची को उठाती है जो उसकी गोद में सो रही थी, और उठाने के बाद में उसको अना सागर झील में फेंक देती है, और वहां पर आराम से इत्मीनान से उसको डूबते देखती रहती है। जब उस बच्ची को फेंका जाता है तो पानी में से बुलबुले उठने लगते हैं। 2-2.5 मिनट तक वो महिला ये मंजर देखती रहती है, अपनी बेटी को डूबते हुए देखती रहती है। और जब उसे इत्मीनान हो जाता है कि अब कोई हलचल नहीं रही, अब उसकी बेटी मर चुकी है, तो वो वहां से आती है, और आने के बाद में अब अपनी बेटी के खोने का ऐसा स्वांग रचती है, ऐसा ढोंग रचती है। बेटी तो मिल जाती है, लेकिन जिस हाल में मिलती है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आदाब सलाम। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला अजमेर की। जिला अजमेर में एक थाना लगता है कृष्णागंज। कृष्णागंज के प्रभारी होते हैं, कृष्णागंज थाने के प्रभारी होते हैं अरविंद चारण। अरविंद चारण 17 सितंबर 2025 को करीब 11 बजे अजमेर से 1027 किलोमीटर दूर फोन लगाते हैं। तो जब फोन उठता है तो अरविंद चारण कहते हैं कि क्या मेरी बात राजू कनौजिया से हो रही है। तो उधर से जवाब आता है कि हाँ मैं बात कर रहा हूं, आप कौन बोल रहे हैं। तो इधर से एसएचओ अरविंद चारण कहते हैं कि मैं राजस्थान प्रदेश के जिला अजमेर से बोल रहा हूं। जिला अजमेर में एक थाना लगता है कृष्णागंज, कृष्णागंज का मैं एसएचओ हूं। एसएचओ अरविंद चारण राजू कनौजिया से कहता है कि हमारे यहाँ पर अनासागर झील है, उसके पास शिव मंदिर है, शिव मंदिर के पास एक झील है, और उस झील में हमें एक 3 साल की लड़की की लाश मिली है, जिसकी पहचान काव्या उर्फ आरू के रूप में हुई है। इतना सुनने के बाद राजू कनौजिया हैरान और परेशान हो जाता है। वो कहता है कि साहब ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने के बाद में फोन कट जाता है, और उसके बाद में राजू दोबारा फोन करता है और एसएचओ अरविंद चारण से बात करता है। उससे कहता है कि साहब आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे साफ साफ बताइए। तो
अरविंद चारण जो थाना प्रभारी होते हैं वो कहते हैं कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो आनन फानन में राजू कनौजिया अपनी माँ देवी कनौजिया को फोन करता है और उससे कहता है कि माँ जल्दी तैयारी कर लो, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, बहुत बुरा हो गया है, अपने साथ बुआ को भी साथ लेके चलना, तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूं। उसके बाद में राजू कनौजिया अपने माँ के पास पहुंचता है और वो जितनी बात उसके पास थी, एसएचओ अरविंद चारण ने जितनी उसको बात बतलाई थी वो बात अपनी माँ को बतलाता है। इतने में माँ ने भी तैयारी कर ली थी। अब वो वहां से 1027 किलोमीटर दूर के लिए सफर के लिए निकलते हैं। अब राजू कनौजिया उस सफर को, घंटों के सफर को मिनटों में तय करना चाहता था। उसने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी उस सफर को उतनी जल्दी पूरा करने की कोशिश की। वो वहां से बस में बैठता है, बस के बाद ट्रेन में बैठता है। अब जब वो बस में बैठता है तो उसको अपने सफर जो उसने 2021 में किया था उसकी याद आती है। उसको याद आता है कि 2021 में जब मैं इसी तरह बस में बैठा हुआ था तो उस बस में उसको एक लड़की मिलती है, दोनों की नजरें मिलती हैं, हटती हैं और उसके बाद राजू कनौजिया चोरी की नजर से उस लड़की को देखता है तो वो देखता है कि लड़की अब भी उसे देख रही है। दोनों मुस्कुराते हैं और ये मुलाकात यहीं तक रह जाती है, कोई बातचीत नहीं होती। कुछ दिन के बाद में फिर राजू कनौजिया बस में सफर कर रहा होता है। इत्तेफाक से उसी बस में वो लड़की भी होती है, दोनों की नजरें फिर मिलती हैं। अब दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लड़का भी खुशी के मारे पागल हो रहा था और उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा लड़की भी खुश हो रही थी। अब राजू इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दोनों अलग ही खुमार में थे, अलग ही खुशी में थे। राजू अपनी सीट से उठता है और उठने के बाद उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। तो लड़की हाँ में जवाब देती है। लड़की भी इसी पल का इंतजार कर रही थी। अब राजू वहां बैठ जाता है। फिर उसके बाद में राजू कहता है कि मेरा नाम राजू कनौजिया है, पिता की मौत हो चुकी है, मेरी माँ का नाम देवी कनौजिया है। उसके बाद में लड़की की तरफ से जवाब आता है कि मेरा नाम अंजलि है उर्फ प्रिया सिंह है। उसके बाद में दोनों मिलने लगते हैं, दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी होती है कि शादी तक बात पहुंच जाती है। दोनों अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। उसके 1 साल के बाद में दोनों को एक लड़की होती है जिसका नाम काव्या उर्फ आरू रखा जाता है। काव्या उर्फ आरू इधर ननिहाल की भी बहुत लाडली थी, सब उसे बहुत प्यार करते थे और उधर ददियाल की भी बहुत प्यारी थी, सब उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब दोनों का वक्त अच्छा बीत रहा था, खुशियों का वक्त शुरू हो चुका था। 2022 का साल आता है। 2022 में जब उनको बेटी हो चुकी थी तो उसके बाद में राजू अंजलि से कहता है कि मेरी नौकरी बनारस में है, मुझे वहां जाना पड़ेगा, तुम चाहो तो यहाँ माँ के साथ रह सकती हो, नहीं तो मेरे साथ बनारस चल सकती। तो अंजलि कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ बनारस चलूंगी। तो दोनों बनारस आते हैं। बनारस में थाना लगता है महमूरगंज, वहां पर वो दोनों किराए पर मकान लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अचानक से राजू को उसके एक दोस्त का फोन आता है और वो कहता है कि राजू, मैंने आज भाभी को, बिल्कुल भाभी जैसी मुझे लग रही थी, उसके चाल ढाल से, उसके बाल से, उसके चेहरे मोहरे से मुझे बिल्कुल भाभी जैसी लगी और मैंने उसको वहां बाहर देखा किसी के साथ में। तो राजू इस बात को अनसुना कर देता है, अनदेखा कर देता है। राजू कहता है कि तुमने किसी और को देखा हो, वो तो अपने घर पे है, मैं तो उसको घर पे छोड़ के आया हूं। उसके बाद में ये सब बातें चल रही होती हैं। फिर उसके कुछ दिन के बाद में उसको एक दोस्त का और फोन आता है। वो कहता है कि मैंने आज भाभी को किसी लड़के के साथ देखा, उसने ये कपड़े पहन रखे थे, ये सब कुछ, वो सारी चीजें, सारी निशानियां बताता है। तो यहाँ पर राजू को शक होना शुरू हो जाता है और उसके बाद में वो अपनी पत्नी पर नजर रखना शुरू करता है और अपने जासूस लगा देता है। जो उसके पास सोर्स थे वो लगा देता है। तो उसे अपने जासूसों से और अपने सोर्स से ये पता लगता है कि उसके काम पे जाने के बाद उसके घर पे कोई आता है और उसकी बीवी उससे मिलती है और उसके साथ बाहर घूमने जाती है। फिर उसके बाद में
राजू घर पे आता है और अपनी बीवी को समझाता है, तो उसकी बीवी ये सारी बातें नकार देती है, इनकार कर देती है कि लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राजू एक तरीका निकालता है। राजू एक दिन कहता है, काम से जल्दी घर आ जाता है और अंजलि से कहता है, अपनी पत्नी से, कि आज मैं बहुत थका हुआ हूं, तुम मुझे खाना दे दो, मैं खाना खा करके मैं सोना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूं। तो अंजलि उसे खाना दे देती है। खाना खा करके राजू लेट जाता है। अब राजू को नींद कहां, वो तो सोने की एक्टिंग कर रहा था। राजू लेट जाता है और सोने की एक्टिंग करने के बाद में वो सो जाता है। सोने की एक्टिंग कर रहा था तो अंजलि कई बार आवाज लगाती है, राजू 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 राजू। जब उसको इत्मीनान हो जाता है कि राजू हाँ अब सो गया है, तो उसके बाद में अंजलि दबे पांव उसी मकान के ऊपर एक कमरा और था, उसमें दबे पांव जाती है। वहां पर मकान मालिक का बेटा अलकेश गुप्ता उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। वो वहां पहुंचती है, उससे मिलती है। उसके कुछ देर बाद में राजू उठता है और वहां पर जाकर के देखता है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। राजू ये देख करके अपनी पत्नी से कहता है कि अब यहां हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। उसके बाद में राजू वहां से अपना सामान समेटता है और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। दूसरी जगह किराए का मकान लेता है, वहां रहने लगता है। लेकिन अंजलि को इतना समझाने के बावजूद अंजलि नहीं सुधरती और वहां पर भी उसकी बातचीत शुरू होती है, मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। तो राजू कई बार पुलिस में कंप्लेंट भी करता है, अपनी बीवी को समझाता है। राजू के जो यार दोस्त होते हैं, यार रिश्तेदार होते हैं, अंजलि के घर वाले होते हैं, अंजलि के रिश्तेदार, और राजू के जो रिश्तेदार होते हैं, यार दोस्त होते हैं, वो अंजलि को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंजलि नहीं समझती। और उसके बाद में दोनों के अंदर लड़ाई की स्थिति पैदा हो जाती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन अंजलि अपना सामान समेटती है और अपनी उस 3 साल की बेटी को लेकर के इलाहाबाद अपनी बहन के पास पहुंच जाती है और अपनी बहन से कहती है, अब मैं यहीं रहूंगी और यहीं पर नौकरी करूंगी और अपनी बेटी की यहीं परवरिश करूंगी। अब वहां पर उसको नौकरी मिल जाती है, वो नौकरी करने लगती है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि अंजलि अपनी बेटी के साथ अचानक वहां से गायब हो जाती है, किसी को बताए बगैर। तो उसका जो पति होता है राजू कनौजिया, वो पुलिस में एक शिकायत दर्ज करता है, कंप्लेन करता है कि साहब मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए। तो उसकी शिकायत पर पुलिस उसकी बीवी को तलाश करती है और तलाश कर भी लेती है। राजस्थान के प्रदेश जिला अजमेर में अंजलि उनको मिलती है और पुलिस वाले अंजलि से बात करते हैं, अंजलि को समझाते हैं। अंजलि कहती है कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। उसके बाद में राजू जब ये सब कुछ सुनता है तो राजू पुलिस वालों से कहता है कि साहब आप मेरी बीवी को नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर दीजिए कि मेरी बेटी को ही मुझे दिला दीजिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, मेरी माँ उसका अच्छे से ख्याल रख लेगी, उसकी अच्छी देखभाल कर लेंगे। तो पुलिस अंजलि से यह बात कहती है, अंजलि कहती है कि मैं अपनी बेटी के बगैर तो जिंदा भी नहीं रह सकती, मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी। तो अब पुलिस राजू से कहती है कि बच्चे का उसकी मां से ज्यादा ख्याल कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रख सकता, इसलिए आपको अपने जज्बात को, अपने प्यार को दबाना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा। अब राजू क्योंकि कानून से ऊपर भी नहीं जा सकता था, वो ये सारी बातें सुनकर के अपनी बेटी के लिए सब्र कर लेता है, अपने जज्बात को, अपने प्यार को काबू कर लेता है। जब वो सफर कर रहा था तो उसे ये सारी बातें याद आ रही थी। इतने में वो अजमेर पहुंच जाता है और उसे खबर दी जाती है कि जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के मोर्चरी में उसकी बेटी की लाश रखी हुई है। वो वहां पहुंचते हैं, उसकी बेटी उसको दिखाई जाती है। अब वो फूट फूट कर रोने लगता है, ज़ारो कतार रोने लगता है और वो बस एक ही बात कहे जा रहा था कि साहब अब मैं इसका क्या करूं, अब मुझे आप ये क्यों दे रहे हैं, अब मैं क्या करूं, काश
आप मुझे पहले मेरी बेटी दिलवा देते तो आज ये सब नहीं होता, मेरी बेटी मेरे पास जिंदा होती। उसका रोना सुनकर के हॉस्पिटल में और लोग होते हैं वो भी जमा हो जाते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। जब वीडियो इधर उधर वायरल होती है तो लोग राजू कनौजिया को देख करके इमोशनल हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं और लोगों को अफसोस भी हो रहा था। राजू ज़ारो कतार रो रहा था, फूट फूट करके रो रहा था। अपनी बेटी को कभी सीने से लगाता, कभी उसको चूमता, कभी देखता और वो पुलिस वालों से सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था, साहब मेरी बेटी को हुआ क्या है, मेरी बेटी को क्यों मारा गया, मेरी बेटी को किसने मारा। जब वो ये सब पूछ रहा था तो वहां पर उसकी उस लड़की से भी मुलाकात होती है, अपनी बीवी अंजलि से भी मुलाकात होती है, उसकी कराते हैं। और फिर पुलिस की जांच पड़ताल के अंदर ये बात सामने आती है कि अन्ना सागर के झील के पास से जो रास्ता बजरंगगढ़ की तरफ जाता है, उस बजरंगगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर सुबह करीब 4 बजे कुछ पुलिस कर्मचारी वहां से गुजर रहे होते हैं। 4 पुलिस वाले वहां से गुजर रहे होते हैं और उन पुलिस वालों की नजर उस रास्ते पर एक महिला के ऊपर पड़ती है और उस महिला के साथ एक पुरुष भी दिखाई देता है। तो पुलिस वाले वहां रुकते हैं और उस महिला से पूछते हैं कि भाई तुम यहां इतनी रात गए क्या कर रहे हो और तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो महिला यानी अंजलि उर्फ प्रिया सिंह कहती है कि साहब हम यहीं दाता नगर में रहते हैं और एक होटल में जॉब करते हैं, ये मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी हूं, मेरा नाम अंजलि है और इसका नाम अलकेश गुप्ता है। साहब मेरी बेटी यहीं दाता नगर के सिटी हॉस्पिटल के पास से जा रही थी और जैसे ही वो सिटी हॉस्पिटल के पीछे नाले के पास पहुंचती है तो वहां से अचानक गायब हो जाती है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तो लेकिन वो साथ साथ में कहती है कि साहब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप परेशान ना हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। अब पुलिस वालों का यही दिमाग ठनकता है, यही सोचते हैं पुलिस वाले कि जब लोगों की कोई चीज खो जाती है, लोगों को कोई परेशानी होती है तो लोग पुलिस वालों के पास आते हैं मदद के लिए। लेकिन यहां पर मामला उल्टा है कि ये हमें जाने के लिए कह रही है और बजाय मदद मांगने के ये हमसे उल्टे वापस जाने के लिए कह रही है। तो पुलिस वालों को लगता है कि दाल में कुछ काला है। तो अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं, जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो थोड़ी सख्ती दिखाते हैं पुलिस वाले। तो वो बार बार अपना बयान बदल रही थी, कभी कहती है कि इस रोड से जा रही थी, कभी कहती है उस रोड से जा रही थी, कभी कहती है ये सिटी हॉस्पिटल के पास से जा रही थी। जब वो बार बार बयान बदल रही थी तो पुलिस वाले वहां पर अभय कमांडर एक सेंटर है, वहां का सीसीटीवी फुटेज जब वो चेक करती है तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन निकल जाती है और पुलिस वाले वो सीसीटीवी फुटेज देख करके हैरान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि एक महिला अपनी बेटी को, पुलिस वालों को अब ये यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला अपनी बेटी को करीब 10:39 से लेकर 1 रात के 1:27 तक उसे उस रोड पर घुमाती रहती है। कभी उसे गोद में लेती है, कभी उसे अपनी पीठ पर बिठाती है, कभी उसे कोई चीज दिलाती है, कभी उसे पुचकारती है, कभी दुलारती है, कभी प्यार करती है। लेकिन 1:27 से लेकर के 1:37 के बीच यानी करीब 10 मिनट का अंतर रहा होगा। इस 10 मिनट के अंतर में जब पुलिस वालों ने इससे पूछने की कोशिश की है, सख्ती से पूछा है, तब उसने सच बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि साहब मैं जाकर झील के किनारे बैठ जाती हूँ, वहां जाने के बाद अपनी उस बेटी को वो बेटी मेरी सो जाती है और उसके सोने के बाद मैं उसे झील के अंदर फेंक देती हूँ। झील के अंदर से फेंकने के बाद मैं वहां से करीब, जब मुझे इत्मीनान हो जाता है, तसल्ली हो जाती है कि मेरी बेटी मर चुकी है, तो मैं वहां से लगभग 2 बजे के आसपास अपने उस प्रेमी को, जो उसके लिविंग पार्टनर था, वहां पर जब वो अजमेर आई थी
तो वो एक होटल में रिसेप्शन की जॉब करती है, और उस होटल में जो उसका प्रेमी था अल्केश गुप्ता, वो भी उस होटल में काम कर रहा था। तो वहीं पर वो अंजलि उर्फ प्रिया सिंह एक कमरा किराए पर लेती है, और वहां पर वो दोनों लिविंग में रहने लगते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में वो रहना शुरू कर देते हैं। तो उसको फोन करती है, और उसके बाद में वो अपनी बेटी को ढूंढने का नाटक शुरू करती है। उससे कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ मौके पर आ जाओ। अल्केश के आने के बाद वो दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं। जब वो दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं तो अचानक पुलिस वाले उन्हें मिलते हैं, और ये सारा मामला सामने आता है। जब लोगों ने ये बात सुनी और लोगों के कानों तक ये बात पहुंची, पुलिस वालों को खुद इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि मां का ऐसा भयानक रूप भी हो सकता है। वो कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। फिर पुलिस वाले अंजलि से पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। तो अंजलि कहती है कि मैं एक तकलीफ को बड़े दिनों से सह रही हूं, एक तकलीफ में, एक घुटन में बड़े दिनों से जी रही थी कि अल्केश गुप्ता, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, अपने पति को छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा, जब जब भी मैं उससे मिलने आती, जब जब भी वो मुझसे मिलता, तो मुझे एक ही बात का ताना दिया करता था कि तुम्हारी बेटी ये किसी दूसरे का खून है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, ये किसी दूसरे की बेटी है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मैं इसी तकलीफ में जी रही थी, तो मैंने ये तय कर लिया था कि मैं आरू को अपने रास्ते से हटा दूं। अब पुलिस वाले राजू कनौजिया को उसकी बेटी की लाश सौंप देते हैं, और उसकी मां और राजू जो होता है, वो अपनी बेटी की लाश को लेकर जब अपने गांव पहुंचते हैं, और लोगों को जब इस मामले की पता लगता है, ये लोगों के सामने ये जब बात आती है, तो लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा था, और बात थी भी अफसोस की ही। जब राजू अपने गांव पहुंचता है, तो वो इतने में राजू को एक फोन आता है। जब वो फोन उठाता है, तो इधर पे आवाज अंजलि की आती है। अंजलि कहती है कि ये लोग मुझे जेल ले जा रहे हैं, आप मुझे छुड़ा लो, मुझसे गलती हो गई, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी। तो राजू उससे एक बात कहता है, तुमने गलती नहीं की है, तुमने ये बहुत बड़ा पाप किया है, और मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा। राजू उससे एक बात कहता है कि तुमने जिस बेटी के लिए मुझसे लड़ाई की, जिस बेटी के लिए तुम मुझसे लड़ गई, तुम उस बेटी को तुमने एक बार मुझे फोन तो कर देती, मारने से पहले एक बार मुझे बता तो देती, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए दौड़ा हुआ चला। जिसने भी ये कहानी सुनी वो भावुक हो गया, इमोशनल हो गया, क्योंकि ये कहानी थी ही कुछ ऐसी। एक मां का भयानक रूप भी हो सकता है, इतना भयानक रूप भी हो सकता है, ये लोगों ने देखा। तो आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।